हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सेकेंड चैप्टर प्री हिस्टोरिक कल्चर्स में। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ इस प्री हिस्टोरिक कल्चर में हिस्ट्री के डिवीजन को करते हुए जो पाषाण काल हुआ करता था, जिसको हम पैलियोलिथिक एज के रूप में जानते हैं, उसको डिस्कस किया। पैलियोलिथिक एज में मैंने आपको 3 फेजेस बताए, जिसमें मैंने आपको लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया। आज की क्लास में हम प्री हिस्टोरिक कल्चर के डिवीजन में दूसरा भाग डिस्कस करेंगे, जिसे आप अपनी स्लाइड पर देखेंगे, दी मेसोलिथिक एज, जिसे हम हंटर्स यानी कि शिकारियों की एंड हर्डर्स यानी कि चरवाहों के इतिहास के रूप में भी देखते हैं। तो ये दूसरी क्लास होगी आपके इस सेकंड चैप्टर पर। तो हम शुरू करेंगे द मेसोलिथिक एज, जिसे हम जानेंगे मध्य पाषाण काल। तो देखो, जब मैंने पैलेलिथिक एज के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसका जो तीसरा फेज था, जिसको मैंने किस नाम से आपको बताया था, अपर पैलेलिथिक एज, यानी कि आपका ऊपरी पूरा पाषाण काल। जब वो एंड होता है तो यहीं से आपका जो आइस एज हुआ करता था उसका अंत होता है लगभग 9000 बीसी में। और आपका जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा वार्म यानी कि गर्म और ड्राई होने लगता है। और इसी 900 बीसी से एक आपको इंटरमीडिएट स्टेज इमर्ज होती हुई नजर आती है स्टोन एज कल्चर में, जिसको जाना गया इस मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल के नाम से। तो एक प्रकार से ये बदलाव था आपके पैलेलिथिक एज और आपके नियोलिथिक एज के बीच में, और इसी को हम जानते हैं मेसोलिथिक एज के रूप में। तो चलिए इस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो टूल्स हुआ करते थे, जिसे आपके पाषाण काल का जो प्री वाला फेज था, जो पहला फेज था, जिसे हमने पैलेलिथिक एज के रूप में जाना था, तो वहां पर मैंने आपको टूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था कि जो टूल्स इस्तेमाल करे जाते थे लोगों के द्वारा वो किस प्रकार के हुआ करते थे। तो वही एक आपको ना बदलाव नजर आएगा इस आपके मेसोलिथिक एज के अंदर, क्योंकि यहां पर आपको नजर आएंगे माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे-छोटे पत्थरों के बने हुए आपके और ज़्यादा अलग-अलग प्रकार की जगहों पर यूज़ होने जाने वाले उपकरण। किसके रूप में? पत्थरों के रूप में। तो जो मेसोलिथिक एज का मनुष्य है, उसको आप क्या-क्या काम करता हुआ देखेंगे? देखो, हंटिंग पहले भी हुआ करती थी। हंटिंग यहाँ पर भी होती हुई नज़र आएगी। फिशिंग यानी कि मत्स्य पालन जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएँगी, और फूड गैदरिंग यानी कि खाने को अब मनुष्य इकट्ठा भी करना शुरू करेगा। और इसके बाद इसी आपके मेसोलिथिक एज का जब लास्ट फेज आएगा ना, तो आपको नजर आएगा कि जो एनिमल्स हुआ करते थे उसका डोमेस्टिकेशन भी शुरू होगा, यानी कि जानवरों को मनुष्य पालना भी शुरू होगा। आप बोलोगे कि सर जी ये सारी चीजें तो चलो हमें पता है, अब आप हमें ऐसी चीजें बताइए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि इस प्रकार के या फिर इस चैप्टर्स के भाग में आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती हैं साइट्स। जैसे कि आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट साइट के बारे में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर आपको नजर आती है आदमगढ़। ये एक इंपॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर, राजस्थान की साइट के बारे में सवाल भी पूछे गए हैं। इस साइट को जाना जाता है बागौर के नाम से। तो ये आपकी ऐसी दो जगह हैं जहां से हमें क्या मिलता है? एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चलता है। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है कि लोग उस समय पर जानवरों को पाला करते थे, ऐसे आप लोगों को अवशेष प्राप्त होता है। तो आप लोगों से आपके एग्जाम में यहीं से सवाल उठाकर पूछ लेंगे कि बताइए दिए गए 4 विकल्प में से वो कौन सा ऐसा स्थान है या फिर कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य से मध्य पाषाण काल के अंदर हमें ये पता चलता है कि उस समय का मनुष्य जानवरों को पाला करता था। तो मध्य प्रदेश का आपको आदमगढ़ और राजस्थान का आपको बागौर जैसी 2 जगहों के नाम याद रखना है। इसके अलावा और भी कैसे कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां से हमें मेसोलिथिक कई सारी साइट्स प्राप्त हुई हैं, जिसमें से एक आपका छोटा नागपुर प्लेटो वाला रीजन नजर आएगा, जहां से इस समय के आपको कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं।
मध्य भारत से आपको कई काफ़ी सारी साइट्स प्राप्त होती हैं। इवन जो कृष्णा रिवर है, उसके दक्षिण भाग में साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, आपको वहाँ पर भी कई सारे ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को एक प्रकार से जो ये मध्य पाषाण काल है, उस समय की बातें अभी तक डिस्कस करी हैं कि उस समय का मनुष्य कर क्या रहा है, साइट्स कहाँ-कहाँ पर हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा प्री हिस्टोरिक आर्ट की। यानी कि जिस प्री हिस्टोरिक फेज की हम बातें कर रहे हैं, उस समय की कला किस प्रकार की हुआ करती थी, वहां पर मनुष्य के द्वारा किस प्रकार की कला क्षेत्र में इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। तो देखो, यही वो समय है जहां पर इस समय के मनुष्य की पेंटिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नजर आती है। अगर हम कला की बात करते हैं, कई सारी ऐसी जगह हैं, जैसे कि आप लोगों को भिम्बेटका के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया है। ये भिम्बेटका ऐसी आपकी गुफाओं की एक साइट्स है, जहाँ पर आपको लगभग 500 से ज़्यादा रॉक शेल्टर मिलते हैं, जहाँ पर इस समय के लोगों ने वहाँ पर पेंटिंग की। बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पर इस समय के लोगों की पेंटिंग्स की छवियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। और इन समय की ये जो पेंटिंग है, इनका जो संबंध है, वो इसी मध्य पाषाण काल से आपको संबंधित नज़र आता है। जैसे कि कौन-कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं? अलग-अलग प्रकार की बर्ड्स यानी कि पक्षियों के वहाँ पर आपको चित्र नज़र आएँगे। एनिमल्स के चित्र नज़र आएँगे, इवन ह्यूमन्स की आकृतियाँ भी आपको इन जगहों पर नज़र आती हैं। ऐसे कई सारे आपको डिपिक्शन यानी कि छवियाँ देखने के लिए मिलेंगी इस आपकी साइट्स में कि लोग ना हंटिंग करते हुए भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो, मनुष्य कैसे जानवरों को मार रहा है अपना पेट भरने के लिए। और इस प्रकार के इवेंट्स को इन पेंटिंग्स के अंदर आप साफ-साफ देख सकते हैं। तो ये रहेगा आपका मेसोलिथिक एज, जिसको हमने प्री हिस्टोरिक एज के दूसरे फेज़ के रूप में देखा। इसके बाद में आएगा आपका नवपाषाण काल, जिसको हम जानते हैं नियोलिथिक एज के रूप में। तो मैं अगली चीज जो आपके सामने लिखूंगा, वो लिखूंगा दी नियोलिथिक एज। और इस नियोलिथिक एज के मनुष्य को किस कैटेगरी में रखा गया? फूड प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में। यानी कि इस समय का मनुष्य अब क्या करने लगेगा? फूड को प्रोड्यूस करने लगेगा। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? न्यू आइस स्टोन एज की, सॉरी, नवपाषाण काल की। तो हम जब हमारे देश के अंदर इस नियोलिथिक एज के मनुष्य को सेटल होता हुआ देखते हैं, तो इसको आप लगभग लगभग कंसिडर करेंगे 7000 बीसी के समय के मनुष्य के रूप में। यहाँ पर जो टूल्स ह्यूमन यूज कर रहा है वो पॉलिश्ड है, चमकाना शुरू कर दिया है उसने अपने पत्थरों के बने हुए उपकरणों को। अलग अलग प्रकार से इन पॉलिश्ड टूल को वो अपने अलग अलग एक्टिविटी में यूज कर रहा है। जो कुल्हाड़ियां, जो एक्सेस हुआ करती थी, उसको काफी बेटर बनाने की कोशिश करी जा रही है। यही वो समय है जिस समय में हमारे देश के अंदर आपको नजर आते हैं फार्मिंग के अवशेष, कि इस समय का मनुष्य अब खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होने लग गया है। एनिमल्स को ये ट्रेन करने लगे थे। अगर इन्हें किसी भी तरीके की फार्मिंग करनी हुआ करती थी, तो इनको उस हिसाब से अपने एनिमल्स की जरूरत होगी ना। तो उन एनिमल्स को किस प्रकार से यूज किया जाएगा, अपने खेतों को कैसे जोता जाएगा, सो दैट कि हम अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग जैसी एक्टिविटीज को यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है। डोमेस्टिकेशन देखो पहले हो चुका था, लेकिन इस नियोलिथिक एज में जो आज के समय का आपका सबसे प्यारा डोमेस्टिकेटेड एनिमल होता है, कौन? डॉग। इस डॉग को पाले जाने वाली आपको एक्टिविटीज नजर आएंगी। और भी कई सारे ऐसे जानवर नजर आएंगे जिसको मनुष्य पालने लगेगा, जैसे कि इसमें डॉग के अलावा शीप, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बकरियों को पाला करते थे। और भी कई सारी चीजों के अवशेष मिलते हैं या फिर जानवरों के अवशेष मिलते हैं जिसको इस समय का मनुष्य क्या कर रहा है? पाल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि फार्मिंग शुरू हो चुकी है, सेटल होने लग गए हैं ये लोग। और उसके अलावा इन अपने पालतू जानवरों को हर्ड भी कर रहे हैं, यानी कि इनकी चरवाहे के इनको चरवाहा भी करा रहे हैं। ठीक है। तो जब हम नियोलिथिक एज के अंदर बढ़ गए हैं, तो आप लोगों को नजर आएंगे कि कुछ नई नई प्रकार की यहाँ पर डिस्कवरी हुई, अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट्स हुए।
एक जगह पर ये लोग रहना शुरू करते हैं। इस समय के लोगों ने अब क्या बनाने शुरू कर दिए हैं? गाँव अपने बसाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि लोगों को आइडिया लग गया है ना कि भाई क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, जब हमारे पास यहाँ पर जिस जगह पर हम अभी रह रहे हैं वहां पर उपलब्ध वो सारे के सारे संसाधन है जो कि हमारे पेट को भरने के लिए सफिशिएंट होंगे। गांव की बस्तियां यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गई हैं। ऑल ओवर इंडिया इस समय के बसे हुए गांव के जब आप लोग खुदाइयां होते हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस समय में बहुत ज्यादा सेटलमेंट्स हुए और गांव यानी कि बस्तियों जैसी बसावट बहुत ज्यादा करी गई। मेजरली ये जो विलेज बनाए जाते थे ये रिवर्स के आसपास अपनी बस्तियों को बसाया करते थे। जहां पर जो जमीनें हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, फ्लैट हुआ करती थी। जाने में, चलने फिरने में, इधर से उधर जाने में, ट्रैवलिंग करने में लोगों को आसानी हुआ करती थी। और क्योंकि ये जमीनें रिवर के पास हुआ करती थी तो ये वाले क्षेत्र काफी फर्टाइल हुआ करते थे, यानी कि यहाँ पर इनको खेती करने में, इनको क्रॉप्स ग्रो करने में काफ़ी आसानी हुआ करती थी। तो ये नियोलिथिक एज के मनुष्य की हम बात कर रहे हैं जो कि एक जगह पर रुकने लग गया है, बसावट होने लग गई है, प्लेन एरिया ये अपने चुनते हैं, नदी के किनारे होते हैं सो दैट के इनको पानी की उपलब्धता हो, खेती-बाड़ी करें तो इनको अपनी खेती-बाड़ी में जो पानी की ज़रूरत है वो इनके लिए आसानी से उपलब्ध हो। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट आपको नज़र आता है, ठीक है? इस समय के जो साइट्स प्राप्त हुए हैं वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि अगर इन्होंने अपनी कहीं पर घर बनाई है ना, तो इस घर के आस-पास ये क्या करा करते थे ना, मिट्टी की फेंस बनाया करते थे, दीवारें बनाया करते थे, कि भई जैसे होता है ना कि हमारा जो जानवर है वो बाहर ना चला जाए। उस समय पर ऐसा नहीं है कि पड़ोसी आकर चोरी ना कर ले, हमारा जानवर ना चुरा कर चला जाए, क्योंकि ऐसी तो कोई बातों का कैसे पता चलेगा? हमें तो सिर्फ़ ये पता चलता है ना कि भई गाँव मिले हैं, घर मिले हैं, घर के आस-पास मिट्टी के बने हुए इनको दीवारें मिली हैं। तो ये एक प्रकार से आपको डेवलपमेंट नज़र आया है, बुद्धि में भी और इन लोगों के अगर हम जीने के तरीके के बारे में पता लगाते हैं तो उसके बारे में भी, ठीक है? जब हम इनके गाँव की बातें करते हैं, विलेजेस की बातें करते हैं, तो आम तौर पर ऐसा देखा गया कि ये जो विलेजेस हुआ करते थे ना, वो थोड़े से उठे एरिया में हुआ करते थे। समझ रहे हो? यानी कि स्लाइटली हायर फील्ड पर इनको इनके गाँव की बसावट देखने के लिए मिलती है। और इनके जो हट्स हुआ करते थे, वो यहीं पर आपको बसे हुए नज़र आते हैं। अलग-अलग प्रकार की खेती-बाड़ी इन्होंने शुरू कर दी। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कुछ क्रॉप्स के नाम, जैसे कि चावल की खेती के अवशेष मिलते हैं, गेहूँ, जौ, ऐसी कई सारी आपको चीज़ें इस समय के मनुष्य के द्वारा मतलब उगाते हुए मिलता है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कवरी नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज की आप लोग देखते हैं, वो क्या देखते हैं? व्हील, कुएँ की खोज हो जाती है। अब आप लोगों को पता है कि आज के समय में हमें लगेगा कि यार ये कौन-सी बड़ी बात है, लेकिन पहिए की खोज इस समय के मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। उनके जीने का पैटर्न ही एक प्रकार से बदल जाता है और एडवांस वो लोग अपने दिमाग को लगाने लगता है। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना उन लोगों के लिए आसान हो जाता है। उन लोगों को इन पहियों के ज़रिए, क्योंकि आपने अगर कभी भी मिट्टी के बर्तनों को बनाते हुए देखा होगा, तो इस पहिए के ज़रिए वो अपनी पॉटरी मेकिंग में भी काफ़ी बड़ा एडवांसमेंट देखते हैं। काफ़ी एक बड़े हद तक डेवलपमेंट देखते हैं। तो हमने नियोलिथिक एज के मनुष्य के बारे में जाना है, अब हम थोड़ी-सी इसकी सोसाइटी की भी बात कर लेते हैं। तो अगली जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगा वो करूँगा नियोलिथिक समाज कैसा था? सोसाइटी किस प्रकार से हुआ करती थी? देखो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मैन है वो सेटल हो गया है। अब जब मनुष्य सेटल हो गया है तो ये ज़रूरी है ना कि उस मनुष्य को अपने सारे काम का चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़े। रूल्स ऑफ कंडक्ट उसको निर्धारित करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो इनको ये डिसाइड करना पड़ा यहाँ पर कि भैया हम यहाँ पर जॉब क्या करें? हमारे काम क्या होंगे? हम किस प्रकार के कामों में इन्वॉल्व होंगे? तो यहाँ पर आपको ना लेबर में डिवीज़न देखने के लिए मिलेगा। यानी कि
होता है ना कि भाई आप लोगों को एक आइडिया लगता है कि भाई ये वाला आदमी ना मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे बनाता है, तो ऐसे ना इन्होंने अपनी जॉब क्या होगी तो ऐसी जॉब्स को निर्धारित किया, यानी कि जो श्रम होगा, जो लेबर होगी उसको डिवीजन किया। अलग अलग प्रकार के जो टास्क हुआ करते थे, मेंस अलग प्रकार के टास्क किया करते थे, वुमेन्स अलग प्रकार के टास्क किया करती थी। और जो ओल्ड मैन हुआ करते थे, जो वृद्ध लोग हुआ करते थे, उनके लिए क्या कहा जाता था कि भाई इनको बना दो हमारे गांव का लीडर, कि ये जो दादाजी है ना ये सारी की सारी चीजें ऐसी करेंगे कि भाई कमांड देंगे, तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बुढ़े आदमी को ही लीडर बनाया जाएगा। कभी कभी ऐसे भी कोशिश करी जाती थी कि भाई होता नहीं है कि कोई एक अल्फा मैन निकल के आता है, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट मैन या फिर कोई ब्रेव मैन निकल कर आता है, तो उसको भी लीडर बना दिया जाता था। भाई ये आदमी हट्टा कट्टा है, ये जैसे कहेगा हम उस तरीके की बात इससे या फिर इसके डिसीजंस के जो भी डिसाइड करेगा उसको हम फॉलो करेंगे। सोसाइटी हमने देख ली। रिलीजन, रिलीजन कैसे होगा? स्पेलिंग गलत हो गई है, यानी कि जो फिर से ये ई लगा देना, थोड़ी सी ना ये स्लिप करता है तो स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। रिलीजन इन नियोलिथिक एज, धर्म से संबंधित आपको यहाँ पर कौन सी चीजें नजर आती हैं? देखो जब हम नव पाषाण काल के मैन की या फिर ह्यूमन की बात करते हैं तो स्काई गॉड, यानी कि आसमान को ये माना करते थे, मतलब ऊपर जो है किसी का हाथ है वो स्काइड गॉड हो गए। और जो अर्थ है उनको गॉडेस यानी कि देवी का दर्जा दिया गया, इनको वर्शिप किया जाता था, ठीक है। तो मर जाया करते थे, उनको दफना दिया जाया करता था ग्रेव के अंदर। कई सारी ऐसी साइट्स भी प्राप्त हुई हैं जहां पर ऐसे दफने हुए लोगों के अवशेष मिलते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट साइट आप लोग याद रखेंगे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के अंदर साइट है, तो यहाँ पर आपको कई सारी ऐसी दफनी हुई साइट्स प्राप्त होती हैं कि कई सारे लोगों के वहां पर आपको अवशेष मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस समय का जो मनुष्य हुआ करता था उनको ना गोट्स के साथ, बकरियों के साथ दफना दिया जाया करता था, जो भी इनके सोच हुआ करती होंगी। तो ये हमने जाना कि भाई रिलीजन क्या है, तो ये आसमान को और पृथ्वी को माना करते थे कि भाई यही है हमारे लिए जो भी कुछ है। अब इसके बाद अगली चीज हम डिस्कस करेंगे, नियोलिथिक एरियाज, यानी कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिनको आप इस नवपाषाण काल से संबंधित पाते हैं। तो देखो हमारे पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको नवपाषाण काल की साइट्स देखने के लिए मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नजर आता है वो हमारे देश का, अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न वाला रीजन देखोगे ना वहां पर कई सारी आपको साइट्स प्राप्त होती हैं। जैसे कि आज के प्रेजेंट डे के अगर आप कश्मीर की बात करें, यहाँ पर आपको कई सारी साइट्स ऐसी प्राप्त होंगी जो कि इस समय से आपकी संबंधित होती हैं। अभी मैंने मेहरगढ़ का नाम आप लोगों से किया, जो कि पाकिस्तान के अंदर, आज के पाकिस्तान के अंदर आपको नजर आता है। वहां पर आपको इस नियोलिथिक से संबंधित कई सारी साइट्स प्राप्त होती हैं, ठीक है। सेटलमेंट्स के बारे में आपको अलग अलग जगहों से प्राप्त होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, वहां पर आपको इस नियोलिथिक एज के सेटलमेंट देखने के लिए मिलता है। तो ये वैसी जगह है जहां पर आपको इनके जो खाद्यान्न हुआ करते थे, यानी कि जो ये फसलें उगाया करते थे, उनके अवशेष मिलते हैं। जैसे कि व्हीट, गेहूं के अवशेष इन जगहों पर देखने के लिए मिलते हैं। बकरियों के अवशेष इस जगह पर प्राप्त हुए हैं। तो हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि भाई इस जगह के अंदर, इन जगहों के अंदर ये निम्नलिखित जो साइट्स हैं ये आपको नजर आती थी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, गांव के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने जब कार्बन डेटिंग स्टडी करी तो 7000 बीसी के जो अवशेष मिले हैं वो इन्हीं एरियाज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये जो मैंने मेहरगढ़ साइट की बात करी है ना, इसको मोस्ट एडवांस्ड कैटेगरी के अंदर डाला गया क्योंकि यहाँ पर चीजें ही ऐसी मिली। यहाँ पर कॉटन के अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ पर व्हीट के अवशेष प्राप्त हुए, इवन यहाँ पर मड की बनी हुई
ईंटें प्राप्त हुई। तो लोगों को लगा कि यार यहाँ पर ये जो मड की बनी हुई ईंटें हैं इनका यू इवन वहाँ पर जो घर प्राप्त हुए ना वो स्क्वायर शेप में मिले हैं। हर घर के अंदर 4 कंपार्टमेंट हुआ करते थे। तो ऐसी जब सिचुएशन प्राप्त होती है तो हमें ऐसे ही लगेगा ना कि यार काफ़ी एडवांस है इस समय का जो मनुष्य है, ठीक है? तो ये मैंने कुछ नियोलिथिक एरियाज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। बाकी उतना ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन बनता नहीं है कि कहाँ पर क्या-क्या है, कैसे-कैसे करके है। इसको ज़्यादा मैं खींचूँगा नहीं। बाकी पीडीएफ में मैंने और ज़्यादा इसके अंदर की डिटेल आप लोगों के लिए डाली है। तो हमने पैलेयोलिथिक एज देखा, हमने नियोलिथिक एज देखा, हमने नियोलिथिक एज से पहले मैंने आपको मेसोलिथिक एज के बारे में बताया था। इसके बाद ना एक और एज आती है, उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है, जिसको कहा जाता है चालकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं चालकोलिथिक एज का। हिंदी में कह देंगे इसको ताम्रपाषाण काल। तो आप लोग बोलोगे कि सर जी आपने तो 3 ही बताए थे, ये चौथा कहाँ से आपने बीच में घुसा दिया? इम्पोर्टेंट है। जब हम मेटल्स की बात करते हैं ना, अभी तक तो हम पत्थरों-पत्थरों की बात कर रहे थे। ये जो मेटल्स का यूज़ है, वो नियोलिथिक्स जो एज था उसके लास्ट में शुरू होता है। और वो जो नियोलिथिक का लास्ट वाला फेज़ है जहाँ पर मनुष्य मेटल्स को यूज़ करने लगा है, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना गया। आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, वो बनेगा कि पहला वो मेटल कौन-सा था जिसको यूज़ करना शुरू किया गया, वो था कॉपर। बाद में इस कॉपर को मिक्स करना शुरू करता है ह्यूमन जैसे कि टिन, ज़िंक और लेड जैसे एलिमेंट्स के साथ। और यहीं से एक नया मेटल निकल के आया जिसको कहा गया ब्रोंज़। तो जो हम ताम्रपाषाण काल यानी कि चालकोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, इस समय के मनुष्य ने जब मेटल की खोज कर ली है, उसको अलग-अलग प्रकार के एलिमेंट्स के साथ जैसे कि टिन, ज़िंक और लेड के साथ मिक्स करना शुरू कर रहा है। मनुष्य ने एक नई प्रकार की मेटल मतलब अलॉय जो मिश्र धातु है, उसको इजाद किया है जिसको हम ब्रोंज़ के नाम से जान रहे हैं। अब इसका कुछ तो करेगा इंसान, तो वो बनाने लगेगा ऑर्नामेंट्स। अलग-अलग प्रकार के अपने ऊपर जो हार वगैरह होते हैं, उनको पहनना शुरू करेगा। डेकोरेशन के लिए इन सभी चीज़ों को यूज़ करेगा। महिलाएँ जो हुआ करती थी, वो इस प्रकार के अलग-अलग प्रकार के जो ये आपके बने हुए ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, इनको यूज़ करने लगी। पर धीरे-धीरे करके ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ना, या फिर ये टेक्नीक है, इसको इंसान ने किसमें ऐड कर लिया? अपनी क्लॉथ मेकिंग में। भई आज के समय में आप बाज़ार में जाते हैं, कोई भी नई चीज़ खरीदने के लिए, तो आप देखते हैं ना कि भई इसके ऊपर कौन-सी चीज़ जड़ी हुई है, कौन-सा डिज़ाइन आया है मार्केट में। तो उस समय के लोगों को भी लगेगा ना कि भई इससे अगर बने हुए हम हार पहन रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को हम अपने कपड़ों में भी ऐड करवाएँ, है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आपको चालकोलिथिक एज में नज़र आती है और जब साइंटिस्ट इन सभी चीज़ों की एनालिसिस करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो चालकोलिथिक कल्चर हुआ करता था, वो 1800 बीसी साल से पुराना नहीं है। कि काफ़ी टाइम बाद का जो मनुष्य था, उसने ये सारी चीज़ें जानी, उसने इनको यूज़ करना शुरू किया, तो काफ़ी एडवांस था ये। कई सारे एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर 1100 बीसी से लेकर 800 बीसी तक का जब समय हम पाते हैं, उस समय में भी इस तरीके की आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे चालकोलिथिक ऐज के समय का जो मनुष्य था, वो किस प्रकार से सेटल होता है। तो हम बात करेंगे दी अर्ली सेटलर्स जो कि चालकोलिथिक ऐज का है। तो आइए दी अर्ली सेटलर्स। देखो ये एंशिएंट हिस्ट्री का ये वाला भाग ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बोरिंग लगता है। लेकिन जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे पोर्शन को ना आप छोड़ना मत। ऐसे पोर्शन को स्किप मत करना क्योंकि होता है क्या है ना, एक हमें ना मेंटालिटी पता चलती है कि भाई ह्यूमन डेवलप कर रहा है। वो धीरे-धीरे करके चीज़ें जान रहा है और जिस-जिस समय में नई-नई डेवलपमेंट हो रही हैं, मनुष्य
और डेवलप होता हुआ चला जा रहा है और उन्हीं को हम अलग-अलग नाम से जान रहे हैं। कोई उसको पैलेलिथिक एज कह दे रहा है, कोई इसको मेसोलिथिक एज कह दे रहा है, कोई इसको नियोलिथिक एज कह दे रहा है और कोई इसको चाल्कोलिथिक एज कह दे रहा है। अब जिस चाल्कोलिथिक एज के अंदर है, इस समय के हम अर्ली सेटलर्स की बात कर रहे हैं। तो इस चाल्कोलिथिक कम्युनिटीज के जो गांव हुआ करते थे, उसको आप भारत के अलग-अलग सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखता है। अलग-अलग प्रकार की इसके द्वारा खेती करते हुए देखता है। जो पहले खेती हुआ करती थी, जौ, गेहूं, उन सभी चीजों की यहाँ पर भी खेती करी जा रही है। ठीक है? तो अर्ली सेटलर्स की जब हम चाल्कोलिथिक एज में बात करते हैं, तो देखो ये हमारे जो एलुवियल प्लेन्स है, इसके आसपास ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है? लेकिन बाकी का जितना भी हमारे देश का एरिया है, वहां पर ये जरूर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा जब यहाँ पर चाल्कोलिथिक एज के ह्यूमन की मैं बात करता हूँ या सबसे अर्लीस्ट सेटलमेंट मैं आप लोगों से कहता हूँ, तो मालवा वाला जो रीजन है, वहां से हमें अर्लीस्ट सेटलमेंट देखने के लिए मिलती है। एक ऐरान करके आपको जगह के बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा, मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ से भी आपको इस चाल्कोलिथिक एज का व्यक्ति आपको सेटल्ड होता हुआ नजर आएगा। तो इन सभी चीजों पर बात करेंगे, बट उतना ज्यादा यहाँ पर हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि इस समय के जो लोग हैं कहाँ पर सेटल हो रहे हैं, लोकेशन क्या है, इस समय के लोगों के जो टूल्स एंड वेपन्स हैं वो कैसे हैं। तो देखो आप लोगों को पता है मनुष्य एडवांस हो चुका है, तो छोटे छोटे वो टूल्स यूज करने लग गया है, वेपन्स बनाने लग गया है जो कि स्टोन से मिलकर बने हुए हैं या फिर मेटल्स से मिलकर बने हुए हैं। अलग अलग जगह पर ऐसे आपको अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। जानवरों की जब हम बात करते हैं, तो इस समय के मनुष्य को लगभग सभी जानवरों के बारे में आपको पता चलता है। जैसे कि गाय के बारे में यहाँ पर आपको चीजें पता चलती हैं। आपको यहाँ पर गोट, पिग, इन सभी जानवरों के डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चलती है। लेकिन ये किस समय का मनुष्य है? आपके ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज का। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जब हम चाल्कोलिथिक एज या फिर बाकी के एजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हमें हल्की हल्की जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं आपसे अगली चीज डिस्कस करूंगा, जो कि होगी इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक कल्चर्स जिनको हमारे देश के अंदर पाया गया। मैं एक टेबल आपके सामने ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक कल्चर्स। वैसे तो पीडीएफ के अंदर एक प्रॉपर टेबल मैं आपको दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चाल्कोलिथिक कल्चर्स के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। इन चाल्कोलिथिक कल्चर्स की जो साइट्स है वो कहाँ पर है उनकी बात करूंगा और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चाल्कोलिथिक कल्चर्स, इनकी जो लोकेशन है, इनकी साइट्स और इनके कुछ फीचर्स, कुछ इनकी विशेषताएं। चाल्कोलिथिक कल्चर में सबसे पहला जो नाम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो करूंगा आहारा कल्चर। लोकेशन ये राजस्थान से संबंधित है, आहारा राजस्थान से। आप लोग बोलोगे कि सर जी इसके फीचर्स बताओ, आखिरकार क्या है इस कल्चर के अंदर। देखो, इस समय के इस कल्चर के अंदर जो इनके बर्तन हुआ करते थे ना, वो हुआ करते थे ब्लैक एंड रेड कलर से मिलकर बने हुए। काफी इनके ऊपर डेकोरेशन आपको नजर आएगी, अलग अलग प्रकार के उनके ऊपर डिजाइन नजर आएंगे। तो इन्हें कहा गया आहार कल्चर, जो कि आपको राजस्थान के अंदर नजर आता है। एक दो जगह और है, वो पीडीएफ के अंदर मैं डाल दूंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो इनको कहा गया आहार कल्चर। ऐसे कि एक और कल्चर आप लोगों को सुनने मिलेगा जब हम चाल्कोलिथिक कल्चर्स की बात करते हैं, उसको गया गया कयाथा कल्चर। कयाथा कल्चर। अब आप इसकी लोकेशन मुझसे पूछेंगे, तो जो चंबल नदी है ना, उस चंबल नदी के आसपास के जो एरिया हैं, चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, वहां पर आपको एक कयाथा कल्चर देखने के लिए मिलता है। अब आपको लोगे कि सर जी इसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ पर ना चॉकलेट कलर के बने हुए आपको बर्तन नजर आते हैं।
और इनके ऊपर इसी चॉकलेट कलर के ना अलग-अलग तरीके के डिज़ाइन्स नज़र आते हैं। तो इसी तरीके से इन कल्चर्स को ना डिवाइड किया गया। ऐसे ही एक मालवा कल्चर है। इस मालवा कल्चर की ऑब्वियसली जो लोकेशन होगी वो कहाँ होगी? मालवा प्लेटो के आसपास, जैसे कि आपका नर्मदा रिवर के आसपास वाला एरिया हो गया। नर्मदा रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं वो हो गई। गुजरात में स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ, तो ये लोकेशन रहेगी आपकी मालवा कल्चर की। इसकी जब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या फिर खासियतों की बात करते हैं, तो इसको आप कहेंगे चालकोलिथिक एज का लार्जेस्ट सेटलमेंट या फिर लार्जेस्ट कल्चर। तो कल को मान लो कि इन्होंने आपसे सवाल पूछ लिया कि चालकोलिथिक कल्चर में सबसे लार्जेस्ट कल्चर किसको कहा जाता है, तो आप उसमें मालवा कल्चर को याद रखेंगे। लगभग 1700 से 1200 बीसी के आसपास की बात है। तो इस कुछ कल्चरल जो बातें थी इस चालकोलिथिक कल्चर्स की, वो मैंने आप लोगों से बात करी। बाकी के जो कुछ और इंपॉर्टेंट कल्चर्स हैं, उनको मैं पीडीएफ में ऐड करके आपको अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही सवालदा कल्चर करके हुआ करता था, प्रभास कल्चर करके हुआ करता था, उन सभी का डिस्कशन पीडीएफ में अंदर मैं टेबल बना के कर दूंगा। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर जी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस रही इस चारकोत्रिक कल्चर की। देखो, मैंने अभी आपको इनके सेटलमेंट जब बताए थे, तो मैंने कहा था ना कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, एल्यूवियल सॉइल होता है, उसको छोड़कर ये हर जगह में आपको इनके सेटलमेंट नजर आता है। यानी कि चालकोलिथिक कल्चर्स के आपको ट्रेसेस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जहां पर एल्यूवियल प्लेन्स हुआ करते थे वहां पर इनके सेटलमेंट नहीं थे। छोटे छोटे पत्थरों के बने हुए ये टूल्स यूज करा करते थे, कॉपर के बने हुए टूल्स ये यूज किया करते थे। तो आप ऐसा पा सकते हैं कि इनको बहुत सारी जानकारी थी। इनको कॉपर के अलग अलग तरीके के बर्तन को जड़ने की एक प्रकार से आइडिया हुआ करते थे। तो ये हमने बात करी अभी चालकोलिथिक कल्चर्स की। काफी लिमिटेशंस भी थी। फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी हो चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना बच्चों की छोटे बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी, क्योंकि कई सारे छोटे बच्चों के हमें ना ग्रेव्स प्राप्त हुए हैं। तो जो लोग इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो वो ऐसे ही सोचेंगे ना कि यार जब इतने एडवांस हो चुके थे, आप एक आपकी इकोनॉमी इतनी अच्छे से फूड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो छोटे बच्चों की डेथ क्यों हुआ करती थी? तो ये एक लिमिटेशन थी इस समय के कल्चर की कि यार ये इतने अच्छे से फूड प्रोड्यूस करने के बाद भी बच्चों के इन्फेंट जो मोर्टेलिटी होता है, उसको कहीं न कहीं नहीं रोक पाए। बहुत सारे क्योंकि ग्रेव्स प्राप्त होते हैं महाराष्ट्र जैसे राज्यों के अंदर। तो ये चालकोलिथिक एज के बारे में अभी तक हमने डिस्कशन किया है। इसके बाद है ना एक छोटा-सा टॉपिक और मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, जिसको कहा जाता है कॉपर एज इन इंडिया। अगली चीज़ जो मैं डिस्कस करूँगा उसका नाम क्या है? कॉपर एज इन इंडिया। आइए भई। देखो अभी का जो हमारा डिस्कशन है, क्योंकि इसमें राजा-महाराजाओं की बात नहीं हो रही है, एक हाइपोथेटिकल बात हो रही है कि मनुष्य ऐसे करता था, ऐसे बर्तन यूज़ करता था, ऐसे बर्तनों पे कलर करता था, ये खाता था, इसको पालता था, इस जगह रहता था, तो लोगों को इंटरेस्ट आता नहीं है। लेकिन अगर ये पढ़ लेते हैं ना, तो हम लोगों को आइडिया लगता है कि मनुष्य ना डेवलप कर रहा है, अब ये करेगा, अब इस जगह पर रहता है तो अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पर जाकर अपने आप को सेटल करेगा। तो एक अलग इंटरेस्ट डालता है, लेकिन उसको लेकर ना थोड़ा-सा ना धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल थोड़ा-सा कम हो गया है। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़ लेना इसको, मतलब सुन लेना, पीडीएफ को पढ़ लेना, बहुत अच्छा आपको एक आइडिया लगता है कि इसलिए हुआ होगा। आप खुद पर थोड़ा-सा ना ज़ोर दे पाओगे कि अच्छा इसलिए हुआ होगा, ठीक है? तो देखो जब हम कॉपर एज की बात करते हैं तो होर्डिंग बहुत ज़्यादा होती थी। कॉपर के बने हुए जो चीज़ें हुआ करती थी, उनको लोग ना अपने पास रखा करते थे, बचाकर रखा करते थे। छोटा नागपुर प्लेटो वाला पूरा का पूरा जो रीजन है, वहाँ पर कई सारी ऐसी जगह हैं, जहाँ पर कॉपर की बनी हुई आपको अलग-अलग प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये लगता है कि कॉपर से बने हुए अपने जितने भी उपकरण हो गए या फिर बाकी की चीज़ें होगी ना, उनको जमा करके रखा करते थे, सो दैट कि कभी भी अगर ज़रूरत होगी, तो हम इन चीज़ों को ना यूज़ कर लेंगे। जो आपको इनके कॉपर के बने हुए आर्टिफैक्ट्स प्राप्त होते हैं। आर्टिफैक्ट्स का मतलब जैसे कि ये एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर कुछ-कुछ इन्होंने कॉपर की एक आकृतियाँ बना रखी हैं, अलग-अलग तरीके की चीज़ प्राप्त होती हैं। तो ये जो आर्टिफैक्ट है, इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पर ना टेक्नोलॉजिकल स्किल काफ़ी अच्छी थी। इनको कॉपर के जो बनाने वाले लोग हुआ करते थे, जिनको कॉपर स्मिथ कहते हैं, उनको काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजिकल स्किल प्राप्त हो गई थी।
और इसी अलग-अलग प्रकार के कॉपर के बने हुए जो ये वेपन्स हुआ करते थे, उनको ये यूज़ करने लगे हंटिंग के लिए। कई सारी ऐसी भी जगह आपको देखने के लिए मिलती हैं, जिनकी आपको डिस्कवरी से पता चलता है कि भई यहाँ पर ना इन्होंने पॉट्स बनाने शुरू किए, ऐसे कॉपर के बने हुए, ठीक है? इस तरीके की आपको बड़ी अच्छी-अच्छी सुराहियाँ मिलती हैं। सुराहियाँ मतलब समझते हैं? जिसमें पानी रखते थे, कॉपर के बने हुए। तो इसको कॉपर ऐज के नाम से जाना गया, कि कॉपर का बहुत ज़्यादा यू नो यूज़ होने लगा। अगली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, उसको कहा गया आयरन एज, यानी कि मेगालिथिक कल्चर। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है? मेगालिथिक कल्चर और आयरन एज। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। देखो, जब हम सेकंड सेंचुरी के आसपास की बात करते हैं ना, तो जितनी भी ऐसी कम्युनिटी हुआ करती थी, जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर पर अपना ध्यान दिया करती थी, वो आयरन यूज़ करने लगी। आयरन का यूज़ होना शुरू हो गया। और जैसे-जैसे करके सोशल क्लासेस का जन्म हुआ, सोशल क्लासेस का मतलब अलग-अलग ऑक्यूपेशन, पेशे वाले लोग आपको नज़र आने लगे, तो आपको नज़र आने लगेगा कि आयरन का एक बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ होने लग गया, ठीक है? तो लिखित में तो ये नहीं है चीज़ें, लेकिन आपको ऐसा ज़रूर नज़र आता है जब इनके बड़े-बड़े ना आपको स्टोन्स के जगह पर आपको ऐसे मेटल्स आयरन की बनी हुई चीज़ें नज़र आएँगी, ठीक है? तो आयरन का यूज़ जहाँ पर आपका तेज़ी से शुरू हो गया, उसी को इन्होंने आयरन एज का नाम दे दिया, ठीक है? एडवांस टाइप का ये एग्रीकल्चर मेगालिथिक पीपल नहीं किया करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल टूल्स ज़्यादातर ना ये लोग फाइटिंग वगैरह में यूज़ करते थे और हंटिंग में यूज़ किया करते थे। लेकिन आयरन का यूज़ ना ये एग्रीकल्चर में उतना नहीं करते थे। वे एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करते थे, कैसे पता लगाओगे? क्योंकि आप लोगों को सिर्फ़ वेपन्स के ही सिर्फ़ अगर इनके टूल्स प्राप्त होंगे खुदाइयों में तो आप यही कहोगे। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपको हल मिले या फिर किसी और आपको कसले मिले, मतलब बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं ना जिनको एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। इसलिए ये आपके कुछ पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं कि भई ये ना एग्रीकल्चर में इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है? कई सारी अशोकन इंस्क्रिप्शंस के अंदर ऐसे आपको पता चलता है जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी हुआ करती थी, जैसे कि चेरा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज के बारे में अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस थे, वहां से पता चलता है कि इस वाला जो समय है इसी को आप इस आयरन एज वाले समय के अंदर देखते हैं। कई सारे अलग अलग यहाँ पर आपको पॉटरी नजर आएंगी, पिट्स नजर आएंगे, स्टोन्स उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके की अलग-अलग चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो यार अभी तक जो मैंने बातें करी हैं ना, वो करी हैं प्री हिस्टोरिक एज की, जिसमें मैंने पैलेयोलिथिक एज, पत्थर का यूज़ कैसे हो रहा है। अ, फिर पैलेयोलिथिक एज के मैंने फेज़ आपके साथ डिस्कस किए, लेटर, मिडल, अपर मतलब लोअर मिडल अपर। फिर मैंने मेसोलिथिक एज की बात करी, नियोलिथिक एज की बात करी, चाल्कोलिथिक एज की बात करी, फिर ये मेगालिथिक कल्चर यानी कि आयरन एज की बात करी। ये सारा का सारा समय ना वो है जिस समय के इतिहास को ना आप लिखित रूप में नहीं देखते हैं कहीं पर भी। इस समय के इतिहास को हम देखते हैं कि हमें क्या-क्या मिला, अलग-अलग जगहों से जो-जो चीज़ें प्राप्त हुई, उसको हमने स्टडी कर लिया, टूल्स मिल गए तो ये कह दिया कि इसकी जो एज है इतनी पुरानी है तो इस समय का मनुष्य ये यूज़ कर रहा है। उनको मेटल्स की जानकारी है, एग्रीकल्चर कर रहा है क्योंकि वहाँ पर जुते हुए खेत मिल गए हैं, अलग-अलग प्रकार के आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल गए हैं। बार्ले, व्हीट, राइस मिल गए, तो ये प्रोड्यूस होने लग गया। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में अनुमान लगाया गया। कि इस क्षेत्र में मनुष्य था, वो ये करता था, वो पेंटिंग करता था या नहीं करता था, वो बर्तन बनाता था या नहीं बनाता था। इसको हमने कह दिया प्री हिस्टोरिकल एज, जिसमें हमने सारा डिस्कशन किया है। इसके बाद आएगा हिस्टोरिकल एज। अभी ना सिर्फ एक तरीके से हम ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी डिटेल में जाएँगी चीज़ें। इसको थोड़ा-सा ना ऐसे मत सोचना कि यार
इससे सवाल कैसा आएगा, इससे उस तरीके से सवाल नहीं आता है, लेकिन आपका आगे का स्टडी कैसे होगा, एक माइंडसेट यहाँ पर तैयार होता है। तो हिस्टोरिकल एज किसको कहते हैं? हिस्टोरिकल एज वो हो जाएगा जहां पर लोगों ने लिखना शुरू किया, जहां पर लोगों ने लिखना शुरू किया। यानी कि ये वो एज है जिसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? लिटरेरी सोर्सेस से मिलती है, साहित्यिक रचनाओं से मिलती है। हिस्टोरिकल एज का अब हम डिस्कशन करेंगे, एक आइडिया लेंगे कि क्या होगा। जब हम भारत की बात करते हैं, भारत के अंदर हिस्टोरिकल एज की जो शुरुआत है उसको कंसिडर किया जाता है कब? आफ्टर वैदिक एज। ये वैदिक एज के बाद हमारे देश के अंदर एक हिस्टोरिकल एज आती है। ये मैंने आप लोगों को जो डिस्कशन कराया वो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के बारे में था। कब समय किस तरीके से डिवाइडेड था, किस किस तरीके की चीज़ें हो रही थी, वो सब बातें मैंने डिस्कस करी है। अगली क्लास से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि अगला जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि भारत के अंदर ये सभ्यता कहाँ से आई, इस सभ्यता के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन कल्चर बोल दीजिए, इसको कब डिस्कवर किया, कि कौन कौन सी साइट्स हैं, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के कितने चरण थे, कितने फेजेस थे, उन सभी का डिस्कशन आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करूँ। तो बेसिक क्लास थी, एक आइडिया देती है आपको हमारे देश के प्राचीन इतिहास के बारे में। डिटेलिंग पीडीएफ के अंदर एडेड है, ऐसी चीजें मैंने डिस्कस नहीं करी हैं जो कि आपकी इस वीडियो को अननेसेसरी लेंदी कर ले। ऐप को विजिट कीजिए, मेरे ऐप पर आपको कोर्स दिखेगा कंप्लीट जीके जीएस वाला। उसको जब आप परचेज करेंगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें, सारी वीडियोस, हर वीडियोस की, हर क्लास की पीडीएफ, क्विजेज एंड ऑल सारी चीज़ें अवेलेबल। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।